सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की वजह से तीसरी आलमी जंग के बादल अगर हम कहें कि दुनिया पर छा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 3 जनवरी 2020 की तारीख अमरीकी ड्रोन ने इराक में ईरान की दूसरी बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियत जनरल कासिम सुलेमानी की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें आपने देखा कि कासिम सुलेमानी अपने कई साथियों समेत जाम बहक हो गए। अच्छा जी, कासिम सुलेमानी ईरान की पासदारान इनकलाब के कुछ फोर्स के सरबराह थे और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी के बाद उन्हीं को ईरान की ताकतवर शख्सियत माना जाता है। इसलिए मैंने कहा दूसरी ताकतवर शख्सियत। ईरान और इराक के दरमियान अगर हम बात करें जंग की, तो इसके 8 साला दौर में वो करमान की डिविजनल आर्मी के कमांडर भी तैनात रहे और 1988 की अगर बात करें 1988 कासिम सुलेमानी करमान वापस आए और कुछ फोर्स के कमांडर के ओहदे पर फायज हुए। वो ईरान और अफगान के करीब मनशियात फरोश गिरोहों के खिलाफ भी लड़े और 2003 में इराक पर अमरीकी जहारियत के बाद सुलेमानी ने वहाँ सरगर्म ग्रुपों की अड्डों और मफादात को निशाना बनाने के सिलसिले में रहनुमाई भी की और उन्हें शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ 2011 में जो शुरू होने मुसल्लह मज़ामती तहरीक है, उससे निमटने के लिए हिकमत अमली बनाने का क्रेडिट भी जाता है। अच्छा, इस हिकमत अमली का अगर मैं जिक्र करूं, तो इसकी वजह से बशारुल असद ने बाग फौज के खिलाफ फतह हासिल की थी। कासिम सुलेमानी पर अमरीका और इसराइल ने एक इल्ज़ाम आयद किया था कि वो ईरान से बाहर किसी प्रॉक्सी वॉर या जंगी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। कासिम सुलेमानी अक्सर इराक, लबनान और शाम का सफ़र भी करते रहते थे और वो अमरीकी और इसराइलियों के ख़िलाफ़ ईरानियों के लिए मज़ामत की अलामत थे। जनरल सुलेमानी को जहाँ पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, वहाँ नापसंद करने वालों की भी कमी नहीं थी और उनकी शख्सियत के बारे में कई कहानियाँ कह लें कि गर्दिश करती थी। 2013 की अगर मैं बात करूं, 2013 में CIA के एक साबिक अहलकार जॉन मैगवायर ने कासिम सुलेमानी को मशरिक़ वस्ता की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत करार दिया था और उन्हें ईरान का वज़ीर ख़ारिजा भी कहा जाता था। उन्हें दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की वजह से बहुत शोहरत मिली और उनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2018 में दी गई धमकी भी बहुत मकबूल हुई थी। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में सदर ट्रंप से, आपको याद करूँ कि कहा क्या था, कहा था कि जी हम आपके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इतना करीब कि आप सोच भी नहीं सकते। जंग शुरू सदर ट्रंप करेंगे लेकिन उसका इख्तिताम हम करेंगे। अच्छा, कासिम सुलेमानी की हलाकत की खबर के बाद ईरान ने अमेरिका से बदला लेने का बाकायदा ऐलान कर दिया। ईरान भर में कुछ फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी हमले में हलाकत पर सोग मनाया जा रहा है, जबकि ईरान के मजहबी अहमियत के हामिल अहम तरीन शहर कुम की मस्जिद जमकरान में ईरानी रिवायात के मुताबिक इंतकाम की अलामत यानी सुर्ख परचम भी लहरा दिया गया। इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। अब पूरी दुनिया इसी कश्मकश में मुब्तला कह लें कि अब आखिर होने क्या जा रहा है। एक जुमला, लेकिन बहुत बड़ा जुमला, कि अब आखिर होने क्या जा रहा है, क्या होगा। लेकिन मैं ईरान और ईरानी कौम पर ज़रा हैरान हूँ। वो क्यों? क्योंकि ईरान वो मुल्क है जिस पर पहले से ही अमेरिका ने कई पाबंदियाँ आयद की हुई हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। ईरान वो मुल्क कह लें जिसकी करेंसी का हाल ये है कि एक ईरानी रियाल की कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक सिर्फ 37 पैसे है, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान का 1 रुपया ईरान के 271 रुपये बनता है। ईरान ना IMF सपोर्ट करता है, ना ही वर्ल्ड बैंक। ईरान एटमी ताकत भी नहीं है और ईरान धमकी किसको दे रहा है? ज़रा सोचा आपने? सोचिए, ईरान धमकी किसको दे रहा है? उस अमेरिका को जो ना सिर्फ सुपर पावर कहलाता है, जिसका $1 पाकिस्तान के 150 रुपये से ज़ायद का है, वो अमेरिका जो कई ममालिक की इमदाद करता है, वो अमेरिका जिसके पास जदीद तरीन हथियार हैं, वो अमेरिका जो इराक पर भी हमला कर चुका है, अफ़गानिस्तान पर भी
वो अमेरिका जो जापान को तहस नहस कर चुका, ईरान धमकी दे रहा है उस अमेरिका को। क्या है ऐसा ईरानी कौम के पास? सोचें ज़रा आप भी। जारी बात है कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से उनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, उनके दिल में शिकस्त का कोई खौफ नहीं है। वो जानते हैं कि उनका दुश्मन उनसे कई गुना बड़ा है, ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद वो तैयार हैं। आखिर क्यों? ये सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था, लेकिन फिर मुझे जवाब मिल गया। वो जवाब क्या है, ज़रा देखिए क्लिप। हर मुल्क के मुफादात होते हैं, ऐसा ही है, और हर मुल्क अपने मुफादात के तहत ही इक़दाम करता है। मैं ना अमेरिका को सपोर्ट करती हूँ, ना ईरान को, और ना ही किसी और मुल्क को। लेकिन बाहैसियत मुसलमान मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि इस कौम का जज्बा लायके तहसीन है। ये देखा था ना आपने क्लिप, लायके तहसीन। इस कौम के पास कुछ नहीं सिवाय इस जज्बे के, या ये कह लें कि जज्बा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये वो जज्बा है जिसकी वजह से अमेरिका इस कौम से, जो अमेरिका से बहुत छोटी है ताकत के लिहाज से, इस कौम से अमेरिका परेशान है, जो खुद को सुपर पावर कहता है। ये वो जज्बा है जिसकी वजह से आज ये कौम इतनी पुरअज़्म है, इतनी यकजा है, जिसकी वजह से तमाम तर आलमी पाबंदियों के बावजूद अकेले ही ये कौम अमेरिका जैसी सुपर पावर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। यही वो जज्बा कह लें जिसकी बदौलत इस कौम ने तने तनहा खुद को इतना मजबूत किया कि वो अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सके। जब आपका दुश्मन कमज़ोर होता है तो आप यकीनन उसकी किसी बात पर कान नहीं धरते। ऐसा ही है, बस सिंपल कह लें कि आप उसे बॉदर ही नहीं करते, आपके लिए मैटर ही नहीं करता, पड़ा हुआ दुश्मन साइड पर पड़ा रहे। लेकिन कासिम सुलेमानी की हलाकत इस बात का सबूत है कि ईरान अमेरिका के लिए कितना मैटर करता है, ईरान को इसराइल अपनी सालमियत के लिए कितना बड़ा ख़तरा समझता है, बगैर किसी की मदद के। पाबंदियां भी हैं, पाबंदियों के बावजूद एक कौम ने खुद को इतना मनवा लिया कि उससे कई गुना बड़ा और ताकतवर दुश्मन भी उससे खौफ खाने पर मजबूर हो जाए। तो क्या उसे आप इस कौम की अचीवमेंट नहीं कहेंगे? अचीवमेंट ही है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं इस जज्बे को आज सलाम करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ इस जज्बे को। अच्छा, एक तरफ ईरान है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत है ईरान में, इतनी ताकत है कि अपने दुश्मन के लिए बाकायदा ख़तरे की अलामत समझा जाता है। और दूसरी तरफ हमारा मुल्क जो दुनिया की पहली इस्लामी एटमी कुव्वत है, जिसकी करेंसी ईरान की करेंसी से बहुत ज़्यादा मजबूत है, मैंने आपको आगाज़ में बताया, जिसकी फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शुमार की जाती है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ वो जंग जीती जिसकी जद में आकर कई रियासतें तबाह हो गई। लेकिन अफसोस इस बात का कि इस मुल्क को अमेरिका ने यरगमाल बना रखा है। अफसोस की बात यह कि इस मुल्क पर हुकूमत करने वाले लोगों के दिमागों पर अमेरिका का बाकायदा खौफ सवार रहा। अफसोस की बात है कि हमारे पाकिस्तान की लीडरशिप ने कारगिल की जीती हुई जंग को सियासी शिकस्त में तब्दील करके अमेरिका के ज़रिए करवाया तब्दील, आपको याद होगा। अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क के पास इतने वसाइल हैं, लेकिन इतने वसाइल होने के बावजूद भी ये मुल्क कर्जदार है। अफसोस की बात कह लें कि ये मुल्क इतना ताकतवर होने के बावजूद भी इतना कमज़ोर है। क्या ये अफसोस का मुकाम नहीं है? अफसोस का मुकाम है कि इस मुल्क पर हुकूमत करने वालों ने इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के मुफादात, इस मुल्क की सलामती का सौदा किया। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाला कोई बाहर से नहीं आया, बल्कि इस मुल्क को कमज़ोर अंदर से किया गया। और अफसोस की बात यह भी है कि आज जब दुनिया में तीसरी आलमी जंग की बहस छिड़ी हुई है, जब दो ममालिक एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, आमने सामने खड़े हुए हैं, जब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि अवाम फाके करने पर मजबूर हो जाए, जब मुल्क में महंगाई का इजाफा हो रहा है, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने की अशिया की कीमतें आए रोज बढ़ रही हैं, जब रियासत मदीना अपने तामीरी मराहिल में है, उस वक्त इसी रियासत मदीना के मुहाफिज, इसी रियासत मदीना के अलंबरदार, इसी रियासत मदीना और एक पाकिस्तान के खैर ख्वाह, इसी नए पाकिस्तान के कप्तान अकेला कुछ नहीं होता टीम के बगैर। मैं अल्लाह कहती हूँ, कप्तान की टीम, कप्तान के खिलाड़ी
क्या कर रहे हैं? रजा जरा ये चलाइएगा क्लिप, दिखाइएगा, कप्तान साहब भी देखें, बाकी खिलाड़ी भी देखें और लोग भी देखें। कि जाती जिंदगी को डिस्कस करने पर यकीन खुद नहीं रखती, चूंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि किसी की जाती जिंदगी को मैं क्या डिस्कस कर, क्या करते फिर रहे हैं, लेकिन ये इस रियासत मदीना की तामीर में हिस्सा डालने वाले शराकतदार हैं, तो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। जिनको कभी गलती से, यकीन जानिए आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रही हूँ, मेरी टीम, मैं, हम सब जानते हैं कि कभी गलती से हम अपने प्रोग्राम में बुला लेना इन मौसूफ को जिनका नाम फयाजुल हसन चौहान है, ये अक्सर माजरत कर लेते हैं क्योंकि फेस नहीं कर सकते ना डॉक्टर फिजा अकबर खान के सवालात को। मैं हरीम शाह जैसे सवाल तो पूछूंगी नहीं। और दूसरी बात, अक्सर ये हो चुका है 2 दफा शायद टीम ऑन रिकॉर्ड ये बात कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में कमिट करके 1 घंटा पहले मना कर दिया कि मुझे जरूरी काम से जाना है। अब जारी बात है हम भी भोलेपन में यकीन कर लेते, शायद बहुत जरूरी काम आ गया हो कि इन्होंने 1 घंटा पहले कह दिया कि मैं उठ के जा रहा हूं, तो आप किसी और मेहमान का बंदोबस्त कर लें। वो 1 घंटा पहले मेहमान का बंदोबस्त करना भी आप सोच लें कि कितना मुश्किल काम होगा मेरी टीम के लिए, लेकिन मेरी टीम ने किया। अब ये जो साहब हैं, हम भोलेपन में यकीन कर लेते हैं कि इमरान खान साहब मुल्क को जिस रियासत मदीना की तर्ज पर बनाने की बातें करते, कोशिश करते, हो सकता है कि ये जो वजीर साहब हैं वाकई बहुत मसरूफ हों और हमारे प्रोग्राम से भी उठ के अगर चले जाएं या कहीं से भी उठ के चले जाएं तो कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया हो। ये दिन रात अपने मुल्क की तरक्की के लिए यकीनी तौर पर एक कर रहे नज़र आ रहे, सबूत है। लेकिन इनके क्या कहूँ, नाइट पैकेजेस भी चल रहे हैं इनके। वैसे किफ़ायत शारी की भी मेरे ख्याल से क्या आला मिसाल कायम की है कप्तान साहब के खिलाड़ियों ने। तकरीबन पूरी काबीना, मतलब काफ़ी लोग एक ही हरीम शाह पर गुजारा कर रहे हैं, तो किफ़ायत शारी कह लें इसे आप। हालात में मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या होगा ज़रा सोचिए आप। बढ़ती हुई महंगाई, सरहद पर कशीदगी, खित्ते में तीसरी जंग के असरात? नहीं, ये आपकी या मेरी सोच हो सकती नाजरीन, इनकी नहीं। इस काबीना के लिए मुल्क का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? टिक टॉक। टिक टॉक। वजीर टीवी पर आ नहीं सकते, प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं कर पाते, कमिट करके अक्सर चले जाते हैं, भाग जाते हैं कि ज़रूरी काम आ गया, हम जा रहे हैं, किसी और मेहमान का बंदोबस्त कर लें। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी भी तो कोई ज़िंदगी है ना। और वो ज़िंदगी क्या है, ज़रा चलाइए रजा। ये दूसरे हुकूमती वजीर हैं, विफाकी वजीर रेलवे। पाकिस्तान में ट्रेन पटरी पर चले ना चले, इनकी वजारत अपनी पटरी से उतरती हुई बाकायदा नजर आ रही है। इनकी जिंदगी है, जो चाहें करें, मर्जी है इनकी। लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि एक लड़की और पूरी काबीना, एक लड़की और पूरी काबीना, एक आम आदमी की रसाई किसी वजीर तक नहीं होती। आप में से किसी को परेशानी होती है, जिसने वोट भी दिए होंगे इन लोगों के, इनके हल्के के लोग, क्या इनको मिल सकते हैं इतनी आसानी से? दिल पे हाथ रखिए, बताइए इनके हल्के के लोग इनको कितना मिल सकते हैं? एक आम शहरी बराए रास्त किसी वजीर से जाकर बात नहीं कर सकता, शिकायत नहीं कर सकता, अपना मसला लेकर नहीं जा सकता, जेन्युइन मसला लेकर नहीं जा सकता। लेकिन ये एक लड़की ना सिर्फ हर वजीर तक बासानी रसाई रखती, बल्कि पार्लियामेंट लॉजेस जाती है, लात मारकर दरवाज़ा खोलती है। पार्लियामेंट का एहतराम, पार्लियामेंट लॉजेस का एहतराम के लात मारकर दरवाज़ा खोलती है, बाकायदा वीडियो बनाती है। वो इमारत जहाँ किसी भी आम और मौजिज़ पाकिस्तानी शहरी की रसाई आसान नहीं होती, वहाँ ये लड़की जाती है और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की कुर्सी पर बैठती है, वीडियोस बनाती है, तमाशा बनाती है बेसिकली उस कुर्सी का, लोगों को दिखाती है कि ये देखें ये है, और आसानी से फिर वापस आ जाती है। फिर तमाशा ही बनाया ना कि आसानी से वापस चलेगी। फिर यही लड़की हर वज़ीर को धमकी देती है। हुकूमती वज़ीर इस लड़की को लेकर इतने, आप कह लें कि पोजेसिव हो चुके हैं। पोजेसिव का मतलब समझते हैं ना, इतने पोजेसिव हो चुके हैं कि एक कह रहा है दूसरे से बात ना करना और दूसरा कह रहा है कि सिर्फ मुझसे बात। पोजेसिव भी कहेंगे ना आप इसे। और यही मासूम लड़की एक शादी में बदमज़गी की वजह भी बन के, सोचिए ज़रा, किसी के बेटे या बेटी की शादी हो, उस बेचारे के लिए कितना शर्मिंदगी का बायस बनता है इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए। ज़रा क्लिप चलाइएगा। अहम खबर आपको दें, वफाकी वजीर फवाद चौधरी का एंकर पर्सन मुबशिर लुकमान पर हमला और तशद्दुद। फवाद चौधरी ने गार्ड के हमरा मुबशिर लुकमान को थप्पड़ और घूंसे मारे। आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने मुबशिर लुकमान को गालियां भी दी। फवाद चौधरी के गार्ड ने मुबशिर लुकमान को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया है। आपको बताएं कि शादी की तकरीब में जहांगीर तरीन समेत पीटीआई की आला क़यादत मौजूद थी। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी का एंकर पर्सन मुबशिर लुकमान पर हमला किया इनके लिए क्या लफ्ज़ बोलूं फवाद चौधरी के लिए? मेरे ख्याल से अगर मैं इनको सरकारी गुल्लू बट कह दूं तो आप तमाम लोग अग्री करेंगे। गुल्लू बट का तो नाम जानते हैं ना, काम से भी वाकिफ़ है। ये सरकारी गुल्लू बट। इनके सियासी मुखालिफिन इन्हें सर्टिफाइड लोटा भी कहते हैं। लोटे का मतलब तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग समझते हैं। सर्टिफाइड लोटा क्या हो गया समझ जाएं। बदज़बानी में आप कह लें कि ये साहब अपना कोई सानी नहीं रखते।
कोई ढूंढ के दिखा दे इस तरह का बदतमीज। और अब इनकी लगाम कहीं गुम हो गई है, इसलिए ये खुद पर तनकीद करने वालों पर बगैर सोचे समझे हमला कर देते हैं। यानी थप्पड़ से कम बात नहीं करते भाई साहब, गुस्सा आ जाए ना सीधा थप्पड़ मार देते हैं भरी महफिल में। जिस शख्सियत पर इन्होंने हमला किया उसका कसूर क्या था? अब जारी बात है, बहुत बड़ा कसूर होगा बेचारे का, तो उन्होंने जाकर डायरेक्ट थप्पड़ ही मारने शुरू कर दिए। जरा कसूर भी चलाइएगा उनका रजा। अब फवाद चौधरी साहब ने जो हमला किया इस एंकर पर, इसकी वजह ये वीडियो बनी। इसमें एंकर दावा करते हैं कि जी अब की बारी फवाद चौधरी की है। अब दो ही बातें जो मुझे समझ आती हैं, अगर फवाद चौधरी साहब की कोई ऐसी वीडियो है ही नहीं तो उनको एंकर की बात से फ़र्क ही ना पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए था ना। इस तरह तो लड़ाई तो दूर की बात, फवाद चौधरी साहब कहानी ना धरते। अब मेरे खिलाफ कोई ऐसा दावा करे या आपके खिलाफ कोई ऐसा दावा करे जिसमें सच्चाई ना हो, तो मेरे ख्याल से हम उसकी बात को सुनेंगे नहीं, अहमियत ही नहीं देंगे, बॉदर ही नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं, हम कहेंगे बोल रहा है बोलता रहे, खुद ही बोल बोल के चुप कर जाएगा। आप कॉन्फिडेंट रहें, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी के दावे के बाद रिएक्शन हो, अगर आप रिएक्शन दें या जिस तरह इन्होंने रिएक्शन दिया या मैं रिएक्शन दूं या जिस तरह ये फवाद चौधरी ने रिएक्शन दिया, तो फिर लोग क्या समझेंगे? वही समझेंगे जो अब प्रोग्राम देखने वाले सोच रहे हैं, जो आप लोगों ने समझा। क्या ऑब्जर्व करेंगे? वही ऑब्जर्व करेंगे जो तमाम लोगों ने ऑब्जर्व किया। एंकर साहब के दावे को फवाद चौधरी के थप्पड़ ने हकीकत का रंग दे दिया, हकीकत का रंग दे दिया, साबित कर दिया। उन्होंने कहा कुछ जो सोच रहे हो तुम या बोल रहे हो शायद सच। फवाद चौधरी बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए और उन्होंने एक बार फिर ये साबित किया कि वो काबीना में रहने के लायक नहीं है। इमरान खान साहब ने अपनी टीम में तब्दीली की, अपनी टीम शफल की, लेकिन फवाद चौधरी आज भी ढिठाई के साथ विफाकी वजारत लिए बैठे हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ खान साहब क्यों? क्या मेरिट इनका कि लोगों को मुक्के सही मार लेते हैं, चपेड़े थप्पड़ सही मार लेते हैं, शादियों में जाके लोगों का तमाशा लगा देते हैं? बुलाने वाला भी मेरे ख्याल से शर्मिंदा हो जाएगा कि इन्हों क्यों बुला लिया सी में। इनको किसने हक दिया अपने मुखालिफ को उठकर सीधा थप्पड़ मार दें? ये कौन सी रियासत मदीना है खान साहब जहां पे वजीर उठ के थप्पड़ और घूंसे और मुक्के मारने पर आ जाएं? ये कौन सी रियासत मदीना है खान साहब? मैं आपसे पूछती हूँ, जो टिकटॉक का शिकार हो जाती है, फिर आपके इस सरकारी गुल्लू बट को कहीं भी गुस्सा आ जाता है और रियासत मदीना शिकार हो जाती है गुल्लू बट के गुस्से का। ये कौन सा तरीका है? अपने मुखालिफ के साथ डील करने का कोई तरीका है? मुस्लिम लीग नून को किस बात का ताना देते हैं आप लोग? वो अपने मुखालिफ इनकी आवाज़ें बंद करवाती रही। आपने तो खुली छूट दी हुई है अपने लोगों को, जो मुखालिफत करे उस पर हमला कर दो। जब बात ना बने आवाज़ से, आर्गूमेंट से, दलील से, तो सीधे मुक्के मारने शुरू कर दो, ठुड्डे मारने शुरू कर दो। आप कहते हैं नया पाकिस्तान बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा सबके लिए, आप रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं पहले दिन से। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत पर आ जाएं। हकीकत यह है कि आपके अपने खिलाड़ियों के मकासद दूसरे हैं। आपकी आधी कबीना तो एक टिकटॉक गर्ल की मिन्नतें तरले करने में मसरूफ़ है। एक वजीर जो बात बात पर अल्लाह को जान देने पर राजी है लेकिन कौम को सबूत देने के टाइम पर फरार हो जाते हैं। एक वजीर हर शादी, हर तकरीब को तहस नहस कर देते हैं, लोगों पर तशद्दुद करते हैं। अब यकीन जानिए, अब किसी की बेटी बेटे की शादी होगी ना, जो अक्लमंद होगा इनको कार्ड नहीं भेजेगा। ऐसा क्या हो? वो कहेंगे इधर आके लड़ पड़ेगा किसी से, दुश्मन इसके बड़े, जो नजर आएगा उसको मुक्के घूंसे मारने पर आ जाएगा, थप्पड़ मारने पर आ जाएगा। यही होगा ना फिर। अब जो बाकी रह गए हैं उनके ईमान की और उनके अमाल की हिफाजत, मेरे ख्याल से जो काबीना में बैठे हैं उनके ईमान और उनके अमाल की हिफाजत अल्लाह करे। कैसे बनाएंगे आप रियासत मदीना? अब सिंपल एक ही सवाल बनता है, आपकी हुकूमत को ख़तरा ऑपोजिशन से ज़्यादा मेरे ख्याल से हरीम शाह से। ये म्यार सेट किया आप लोगों ने रियासत मदीना में सरकारी ओहदा रखने वालों का। ये लोग हैं ना जो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हैं। ये टीवी पर आते हैं, लोग इनको आइडियलाइज करते होंगे। अब बड़े लोग वहाँ पे फवाद चौधरी और इस तरह के मिनिस्टरों को देखने के लिए गए होंगे और देख के उन्होंने कहा होगा कि ऐदे नालो चंगे तेसी हैं, इनसे ज़्यादा वेल मैनर्ड तो हम, ऐसे सोचा होगा ना उन्होंने। सिंपल सी बात है। अब ये मेरिट है रियासत मदीना में सरकारी ओहदा रखने वालों का। फवाद चौधरी को आपने हुकूमती गुल्लू बट बनाया हुआ, बाकायदा गुल्लू बट बनाया हुआ सरकारी। पहले वजारत इतलात थी इनके पास, वज़ीर इतलात थे, तब भी इनका यही तकब्बुर भरा अंदाज था। इसके बाद दूसरी वजारत मिली तो अपनी हुकूमत की बनाई हुई एक कमेटी से उलझ गए। अब उनकी वजह से मुल्क में पहली 3 ईदें हो जाती थी, ऐसा ही है ना, पहले हो जाती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई। उन पर तनकीद की गई तो समी इब्राहिम पर हमला कर दिया उन्होंने, और अब एक और शख्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अब इस तरह की मिसालें सेट करने के बाद अगर आप आवाम से ये उम्मीद रखेंगे कि आवाम का एतमाद आपकी टीम पर हो, आपकी हुकूमत पर कायम रहेगा,
तो फिर खान साहब ये आपकी भूल है। करतूतें इनकी हैं, भुगतनी आपको पड़ेंगी और आप भुगत भी रहे हैं। लोगों का एतबार आपसे कम हो रहा है, आप इस पॉइंट को समझें। आप अकेले पाकिस्तान नहीं चला रहे, आपकी टीम है ये। आप ये भी नहीं कह सकते मैं इनको नहीं जानता, आप नहीं कह सकते। आपके लातादाद फरमानों में से एक फरमान मुझे याद आया, जरा वो खान साहब का फरमान चलाइएगा। हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज़्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वजीरों पे रखेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। यानी जो आज अगर पाकिस्तान में करप्शन ने इस मुल्क को कैंसर की तरह खा रही है, तो उसकी वजह यह है कि एक कानून है जो इक़्तिदार में है और दूसरा कानून है जो कि बाहर है। तो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी जो अपोजिशन में बैठे होते हैं उनकी होती है। हम इंशाल्लाह इसमें आपको मिसाल सेट करके दिखाएंगे कि कानून सबके लिए एक बराबर होगा। मैं भी इंशाल्लाह इस क्लिप का जवाब दूंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्लिप आपने देखा था और हमेशा की तरह वो कह रहे थे इंशाल्लाह ये होगा। तो मैंने भी कहा था कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कुछ मिनट्स के बाद मैं आऊँगी और जवाब दूँगी इस क्लिप का। तो चलें, ज़िंदगी ने वफ़ा की और मैं दोबारा आपसे मिल रही हूँ। अब कौम किस चीज़ की मुंतज़िर है? कौम मुंतज़िर है कि इमरान खान साहब का ये जो फरमान है, जो अभी हमने आपको सुनाया था, इस तरह के बेशुमार फरमान है, उनमें से एक फरमान हमने आपको सुनाया था, ये आखिर कब पूरा होगा? कौम मुंतज़िर है कि कब इमरान खान साहब ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं जो उनकी हुकूमत के लिए और साथ साथ मुआशरे के लिए बाकायदा बदनामी का बाइस बन रहे हैं। जब एक ताकत रखने वाला शख्स नाजायज़ करेगा और उसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, आम शहरी को बात बात पर सज़ा दी जाएगी, तो फिर कैसा निज़ाम, कैसा इंसाफ? या फिर ये निज़ाम और ये इंसाफ का नाम निकाल दें अंदर से, कह दें निज़ाम तो चल रहा है इतने सालों से और आपने बता दिया कि कैसा निज़ाम चल रहा है। हर जलसे में बताते हैं आप इमरान खान साहब कि ये जो निज़ाम चल रहा है कैसा निज़ाम चल रहा है, लेकिन चल रहा है ना, तो फिर इंसाफ निकाल दें अंदर से, निज़ाम चलता रहे। इस तरह का निज़ाम अगर चलना है जो इतने सालों से चल रहा है, जिसे आप चेंज करने आए थे, कैसी तहरीक इंसाफ जिसमें इंसाफ ही नहीं है? ऐसी तहरीक फवाद चौधरी ने एक बार नहीं 2 बार ये हरकत की। पहली बारी में सरजनिश हो जाती ना, तो दूसरी बारी में हिम्मत ना होती फवाद चौधरी की किसी और के साथ ये हरकत करने की। समी इब्राहिम वाले वाकये को बहुत सीरियस लिया जाता तो फिर ये दूसरा एंकर तशद्दुद का निशाना ना बनता भरी महफिल में। पहली बारी में सजा दे दी जाती तो दूसरी बारी में जुर्रत ना होती। 2 टोक बात करूंगी मैं। क्या एक विफाकी वजीर को इस तरह की गैर इखलाकी, गैर मयारी हरकत जेब देती? जरा बताइएगा। मैं दोबारा कहूंगी, वहां बहुत से लोग देखने आए होंगे, अच्छा ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, लोगों को बड़ा चाम होता है ना इनका, इनको जानते नहीं है लोग, पता नहीं ना लोगों को, तो लोग बड़े खुश होते हैं, इनके साथ सेल्फियां लेते हैं, इनको पब्लिक फिगर समझते हैं। लेकिन वहां जाके लोगों ने कहा होगा कि वाकई इससे अच्छे तो हम हैं, तमीज़दार तो हैं, साडा पुत्र है तो चंगा है, तमीज़ तो है, एथिक्स तो है, मैनर्स तो है, जाके किसी को चंडे तो नहीं मारता, थप्पड़ तो नहीं मारता शादी की तकरीबों में, रंग में भंग तो नहीं डालता लोगों की खुशियों में। क्यों फवाद चौधरी के मामले में खान साहब का एहतसाब, खान साहब का मेरिट इतनी गहरी नींद होता जा रहा है कि आंख ही नहीं खुल रही? सब मुंतज़िर हैं कि आंख खुले, खुल ही नहीं रही। इमरान खान साहब अगर दावे इतने बड़े ना करते तो यकीन जानिए शिकायतें ना करते हम लोग। दावे थे तो शिकायतें भी हो रही हैं। नवाज शरीफ ने नहीं किया था ये दावा, नहीं कहा था कि वह एहतसाब करेंगे। जरदारी साहब ने कभी एहतसाब का नारा नहीं लगाया। बिलावल जरदारी ने नहीं कहा था कि एक पाकिस्तान होगा, सबके लिए मेरिट एक होगा, सिस्टम होगा, इंसाफ होगा। मरियम नवाज ने नहीं कहा कि पहले मेरा और मेरी काबीना का हिसाब होगा, मेरा और मेरे वालिद का हिसाब करें, उसके बाद किसी आम शख्स का, ताकि कानून पर एतमाद बरकरार रहे। ये अखबार ज़री हमारे अजीम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। नवाज शरीफ के दौर में गुलू बट इसलिए कौम ने बर्दाश्त किया क्योंकि नवाज हुकूमत के बारे में इमरान खान ने बयानिया ही ये तैयार किया हुआ था कि नवाज शरीफ अमीरों को अलग और गरीबों को अलग कानून बना कर देता है। ऐसा ही है। लेकिन इमरान खान साहब, अब तो आपकी हुकूमत है ना, अब तो नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, वो वैसे भी बीमार है, वो
आप उससे पूछ के तो नहीं चलते होंगे ना कि आप जैसे चलते थे मैं भी वैसे चलूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपकी हुकूमत है, अब बदलें इस निज़ाम को, अब बदलें इस दोहरे मयार को, अब लाएं तब्दीली, अब बनाएं एक कानून, अब काम करने का वक्त है। या अब भी कहते रहेंगे ये ऐसे है ये वैसे है, तो फिर क्यों है? आप वजीर आजम हैं, आप सही करें ना, और एक पाकिस्तान सबके लिए बनाए। क्यों अब भी वही रिवायत बरकरार है? अमीर गरीब कानून नहीं, बराबर कानून नहीं है, इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। रियासत मदीना का नाम लेना, सॉरी टू से, या कलमा पढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से नहीं बनती रियासत मदीना। प्रैक्टिकली बहुत कुछ करना पड़ता है बताने के लिए कि ये है रियासत मदीना। पता ही रियासत मदीना कब बनेगी? जब आप ना बोलें, लोग बोलें अरे ये तो रियासत मदीना जहाँ हम रह रहे हैं। लोगों को बोलने दें ना, लोग करें आपकी तारीफ। अपने मुंह से क्या कहते हैं कि रियासत मदीना बन रही है, लोग खुद बताएंगे। मैं बताऊंगी सबसे पहले कि अरे जहां मैं रह रही हूं तो रियासत मदीना बन चुकी है। यकीन कीजिए, हम सच बोलेंगे, आप बनाएं तो सही। सबसे पहले मैं कहूंगी कि रियासत मदीना बन चुकी है। अगर आज हम ताकतवर होने के बावजूद इतने कमजोर हैं तो इसकी क्या वजह है? कि हमारे मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है, दावे बड़े बड़े, अमली इक़दामात ये अंडा। हमारा कंपैरिजन उस मुल्क के साथ भी नहीं बन रहा जो हर लिहाज से हमसे कमज़ोर है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया, करेंसी में, हथियारों में, मईशत में, फौजी सलाहियतों में, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे कई गुना ज़्यादा आगे हैं। लेकिन हम आज भी वो कर्ज उतार रहे हैं जो हमने कभी लिया ही नहीं, जो हम पर कभी लगा ही नहीं। और मौजूदा हुक्मरान, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान तब्दील करने में मसरूफ़ हैं कि पाकिस्तान को हम तब्दील कर रहे हैं, सिस्टम को तब्दील कर रहे हैं, मेरिट, इंसाफ, वाह। और जिसका मुंह बोलता सबूत है फवाद चौधरी, जिसने 2 अदद एंकर्स को थप्पड़ मार दिए। अब तीसरा पता नहीं कौन अगर उसके हत्थे चढ़ेगा, अल्लाह खैर करे। अब इनकी काबीना अपने मुखालिफिन को अगर हम देखें, मुखालिफिन को ज़दोकोब करने में या फिर हरीम शाह के इश्क में गिरफ्तार है। इश्क ऐसा कि पूछिए भी ना। क्या खान साहब ऐसे बनती हैं कौमें? ऐसे बनेगा नया पाकिस्तान? ऐसे बनेगी रियासत मदीना? ऐसे नहीं बन सकता कुछ भी। ऐसा तो कुछ भी नहीं बन सकता, यकीन जानिए, क्योंकि ऐसे चल ही नहीं सकता और यकीनी तौर पे ऐसे नहीं चलेगा। अब देखिए, दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग के करीब नज़र आ रही है। जो अभी आसार नज़र आ रहे हैं, जो इस टाइम पे हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने कह दिया कि अमेरिका के 35 अहदाफ हैं जो निशाने पर हैं। और फिर जवाब में अमेरिका ने क्या कहा है कि जी जवाबी कार्रवाई में वो ईरान के 52 मकामात को निशाना बना सकते हैं। वो 35 कह रहे हैं, ये 52 मकामात को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती जा रही है, और बढ़ती कशीदगी जंग के नकारे से कम नहीं है। और दूसरी जानिब एक घर जिसे आग लगा रहा है, घर का चिराग, वो घर जो बर्बाद होने के करीब है, उसका नाम है भारत। वो चिराग जो अपना ही घर जलाने के दर पे है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी ने भी मेरे ख्याल से तैयार कर लिया है कि वो भारत के मज़ीद टुकड़े करके ही रहेगा, इसलिए कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियाँ उसी के गले पड़ती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जो आग मोदी ने लगाई थी वो उसके अपने घर तक आ पहुंची है। भारत अपनी ही लगाई हुई आग में जलने के करीब है, अगर ऐसा कह दो तो गलत नहीं होगा। इस तमाम पर डिस्कशन करते हैं। हमारे खसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदीक, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले भारत के हवाले से बात कर रहे थे, फिर अमेरिका ईरान के हवाले से बात करेंगे और विषय को डिस्कस करेंगे। भारत में इस टाइम पे क्या चल रहा है? जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का मामला आखिर क्या है सदीक? वहाँ पर मुजाहिरे हो रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नरेंद्र मोदी आखिर क्या चाह रहा है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखें, अगर हम पिछले 150 रोज़ की बात करें या 155 रोज़ की बात करें, तो जब से कश्मीर में कर्फ्यू लगाया उसके बाद आपने देखा कि मोदी एक्सपोज हुए, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म की और वहाँ पर कर्फ्यू लगाया। वहाँ पर आज तक मजहबी आज़ादी तलब है, वहाँ पर मस्जिदें बंद हैं, वहाँ पर नमाज जुमा तक अदा नहीं करने दी जाती। और इस तरह से मोदी जो है वो एक्सपोज हो रहा था। वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए उसने एक नया काम किया और वो था वो जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आए, मुतनाज़ा ये जो शरीयत बिल था। उसके बाद आपने देखा कि पूरे भारत के अंदर एहतजाज शुरू हो गया। अब वो एहतजाज अभी जारी था, 30 के करीब लोग उसमें अब तक हलाक हो चुके हैं। लेकिन कल रात एक नया वाक़या होता है। पिछले 2 रोज़ से एक नया सिलसिला चल निकला जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर हमला होता है। दहशतगर्द जो RSS के दहशतगर्द हैं वो यूनिवर्सिटियों तक पहुँच चुके हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर और उन्होंने इवन के जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। अब इस वक्त पूरे भारत के अंदर पूरे जो जितनी भी उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे भारत के अंदर, वहाँ पर हर यूनिवर्सिटी के अंदर उन तलबा के हक में एहतजाज हो रहा है जिनके ऊपर हमला किया गया है। मोदी ने जो कुछ
जो कुछ बोया था आज वो काट रहा है, जो गड़ा उसने बाकियों के लिए खोदा था उसमें वो खुद गिर रहा है। और मुसलसल आप देख रहे हैं कि मुतशद्दिद मुजाहरे सामने आ रहे हैं। वो जो एक पहले सिर्फ एक मुजाहरों के अंदर शिद्दत थी, एहतजाज के अंदर शिद्दत थी, अब उसमें तशद्दुद का अंसर जो है वो शामिल हो गया है। कहीं पर तो आरएसएस के गुंडे जो हैं वो अब तालीमी इदारों तक जा पहुंचे हैं। वो आरएसएस के गुंडे जिनको तैयार किया गया था कि वो मुसलमानों के ऊपर जबर करेंगे, तशद्दुद करेंगे, जुल्म करेंगे, अब वो अपने भारत के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो दीगर अक़लियतों के हैं, अब वो उनके ऊपर भी जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पहले ही हम देख रहे हैं कि भारत मुआशी तौर पे भी मुसलसल उसको नुकसानात हो रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि मुसलसल आलमी मीडिया अब मजबूर हो चुका है इस पर बात करने पे। और सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि मोदी का वो पेड, वो खरीदा हुआ मीडिया जो हमेशा मोदी के हर जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत जो वो मुसलमानों पे करता है, जो वो अक़लियतों पर करता है, उसको वो मीडिया जस्टिफाई करता है, वो मीडिया डिफेंड करता है। अब जब वहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स पर हमला हुआ है, तमाम स्टूडेंट्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, चाहे वो हिंदू थे या किसी भी जो है वो मजहब से ताल्लुक रखते थे, अब वो मीडिया भी मोदी के खिलाफ बोलना शुरू हो चुका है। गो कि हम देखेंगे कब तक वो इस तरह से बोलते हैं। जाहिर है आपको पता है कि मोदी फिर फौरी तौर पर कोई ऐसा दबाव जो है वो डालते हैं मीडिया के ऊपर कि फिर वो मीडिया खामोश हो जाता है या मोदी तवज्जो हटाने के लिए कोई नया ड्रामा कर देते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो भारत के अंदर बहुत बद से बदतरीन होती जा रही है। और अब जो हालात हैं, सूरत हाल है, वो मोदी के हाथ से निकलती चली जा रही है। हमने देखा कि उनकी पुलिस जो है वो पहले दहशत। चलिए, अमेरिका और ईरान के जो हालात हैं, जो सूरत हाल हैं, वो किस हाथ में हैं और क्या होने जा रहा है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और हमारे साथ मौजूद है हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक, भारत के हवाले से, नरेंद्र मोदी के हवाले से हम बात करें तो मैंने कहा कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ईरान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से। क्या हालात आप देखते हैं? लोग तो कह रहे हैं कि जंग की तरफ सिचुएशन जाती दिखाई दे रही है। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्या हालात बेहतर होते दिखाई देते हैं? कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कौन है कौन नहीं? वो कहते हैं जी कि हम 35 अहदाफ को निशाना बनाएंगे, जबकि वो जवाब में कहते हैं कि जी 52 मकामात हैं जिनको हम हदफ बना सकते हैं, निशाना बना सकते हैं। ये तो हालात बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। जी, आपने दुरुस्त कहा। गो के यही बातें हो रही हैं कि तीसरी जो है वो आलमी जंग और जंग अज़ीम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हालात इतने संगीन ना भी हों। लेकिन ये तो नज़र आ रहा है कि जब ईरान ने ये कह दिया है कि वो जो अमेरिका का जश्न है, जो खुशी है, उसको सोग में बदलेंगे। और ईरान इस वक्त, ईरान का जो नुकसान होना था, ज़ाहिर है कासिम सुलेमानी साहब की शहादत के बाद वो तो उनका बहुत बड़ा एक नुकसान है। और वो उनकी जो ताकत है, ईरान की ताकत की एक अलामत है कासिम सुलेमानी। अब ये तो तयशुदा है कि ईरान हर सूरत में बदला लेगा। और जब से ईरान ने ये कहा है कि वो बदला लेगा, उसके बाद से अमेरिका के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है। उनके मशरिक़ वस्ता में जहाँ जहाँ पे अमेरिका के लोग हैं, उनकी फ़ौजी हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, हर जगह पे उनके ऊपर एक खौफ तारी है। और उनको खौफ यही है कि ईरान ज़रूर उनको निशाना बनाएगा और ईरान ज़रूर बदला लेगा। ईरान ने जैसे कहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान बदला तो हर सूरत में लेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान के बारे में यही कहा जाता है कि वो बड़ा सोच समझ कर फैसला करेंगे और लेकिन वो अपनी बात को पूरा करके दिखाएंगे। इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल का शिकार है वो अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादी हैं। उसकी वजह यह है कि आज तक इसराइल की जितनी भी धमकियाँ हों, अमेरिका की भी जितनी भी धमकियाँ हों, ईरान ने हमेशा उसके खिलाफ डट कर खड़ा हुआ। ईरान ने हमेशा गैरत का और जुर्रत का मुजाहरा किया। और इसमें भी आप देखें कि चाहे ईरान का बहुत बड़ा उन्होंने नुकसान किया, इराक की सरजमीन पे निशाना बनाया कासिम सुलेमानी साहब को, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ईरान की पूरी कौम अपनी हुकूमत के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हुई है और जिस तरह से वो जनाजे की तस्वीर आई, वीडियोज़ आई, और जिस तरह से ईरान से मुसलसल जो है वो पैगामात जा रहे हैं अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को, उस वजह से बहुत ज़्यादा खौफ है अमेरिका के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि ईरान के इस इक़दाम ने अमरीकियों को गैर महफूज बना दिया है, उन अमरीकियों को जो कि मशरिक़ वस्ता में दीगर ममालिक में मुख्तलिफ मिशन के ऊपर हैं। और अगर देखें आप, ईरान के पास बहुत से ऑप्शन हैं। ईरान को पहले ये सामने आता रहा है कि जो अफगान तालिबान हैं वो ईरान से मदद मांगते रहे हैं। अगर ईरान उनको किसी भी तरह से मदद फराहम करना शुरू कर दे, चाहे वो फाइनेंशियल मदद हो, चाहे वो उनको कोई हथियार देना शुरू कर दे, अगर किसी भी तरह से ईरान ने अफगान तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
जो कि तालिबान उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में भी जहाँ जहाँ पर अमेरिका के फौजी हैं, वो इस वक्त आप देखें माहौल क्या है। अमेरिका और इसके जितने इत्तेहादी हैं उन सब ने, जितने भी मशरिक़ वस्ता में उनके कोई शहरी हैं, लोग हैं, उन सबको कह दिया हुआ है कि वो उन इलाकों को, उन ममालिक को छोड़ दें। तो इस वक्त मुसलसल जो अजियत का शिकार है वो तो ज़ाहिर है अमेरिका है, उसके इत्तेहादी हैं, और उनके ऊपर मुसलसल एक खौफ तारी है। यही वजह है कि उनके पहले ही वो अपनी फौजों के ऊपर, इन सारी सूरत हाल के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा बजट खर्च होता है। अब वो मजीद बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि उनको हर जगह पे मजीद अपने फौजी भेजने पड़ रहे हैं, उनको मजीद अपने हथियार भेजने पड़ रहे हैं, उनको मजीद अपने इक्विपमेंट भेजना पड़ रहा है। और साथ ही जो इस सब का आलमी तौर पे, मुआशी तौर पे भी अमेरिका को भी नुकसान है, पूरी दुनिया की मुशीयत को भी है। आपने देखा जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की इंटरनेशनली कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो एक मुश्किल का सामना है वो पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान इसलिए कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल गैर जानिबदार रहे, और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि किसी तरह से भी कोई जंग ना हो, कोई नुकसान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फिर पाकिस्तान को जो है वो न्यूट्रल रहना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान भी ये नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता जंग हो। जाहिर है जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि पहल कर दी है ट्रंप ने, और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं इंतहाई, हालांकि इस वक्त बहुत दबाव में है ईरान, जिस तरह से उनके ऊपर पाबंदियां हैं, जिस तरह उनको उनके खिलाफ इतने ज्यादा ममालिक उनके खिलाफ मुतहद हैं। तमाम ज़हनों में एक सवाल गर्दिश कर रहा है। आपको याद होगा जिस तरह ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बाकायदा पेशकश की थी कि सालिसी का किरदार वो अदा करने के लिए तैयार है, मामले को सेटल करने के लिए। मसला कश्मीर बहुत बड़ा मसला है। खैर वो मेरे ख्याल से बस कहा था, क्योंकि सिचुएशन जो है मेरे ख्याल से अगर कोई नीयत होती तो शायद मामला इतने ख़राब ना होते कश्मीर को लेके भारत की जानिब से। मुझे बताइएगा कि अब ज़ाहिरी बात है, चाहे सुपर पावर है, चाहे अमेरिका है, चाहे ट्रंप है, चाहे कोई भी है, इंसान है सब, तमाम लोगों को समझाया जा सकता है। तो अब ईरान और अमेरिका के मामले में कोई है जो सालिसी का किरदार अदा कर सकता है, और वो कौन होगा अगर कोई होगा? और क्या मामला हम ये कह सकते हैं कि सालिसी से भी आगे निकल चुके हैं, अब ये किरदार कोई अदा कर ही नहीं सकता, मामला बहुत हाथ से बाहर निकल चुके हैं? सालिस का किरदार तो कोई उस वक्त अदा कर सकता है जब दोनों ममालिक राजी हों सालिसी करने के लिए। लेकिन अब जैसा कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम खून का बदला खून से लेंगे, हम मुकम्मल तौर पर इसका बदला लेंगे, और जब तक हम बदला नहीं लेंगे हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे और किसी भी तरह से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। तो जब इतना ज़्यादा संगीन सूरत हाल हो, और अमेरिका ने जिस तरह से एक इकदाम किया कि कासिम सुलेमानी साहब को जो निशाना बनाया, ना दुनिया में बड़े से बड़े मसले सुलझाए जाते हैं जब दो लोग बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं होते। इंसानी फितरत है ना, इंसान ही है जो अपने अपने ममालिक में बसे हुए हैं। तो इनको समझाने के लिए जो सालिस का किरदार अदा करेगा, जाहिर बात है अभी तो बात नहीं करना चाहेंगे वो, लेकिन कोई हो जो इनको समझा सके, क्योंकि बहरहाल जंग और ये हल नहीं है, असरात पूरी दुनिया पर आएंगे। जी सदीक जान, ठीक है, शायद सदीक नहीं सुनता, मुनक़ता हो गया और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, ढेर सारा ख्याल रखेगा। लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।